Good morning, student. Today we are going to study continuation of chapter number 6, economic reform since 1991 और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। हमने अपने पिछले क्लास में ये चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में पढ़ा था, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में देखा था, उसके एलिमेंट्स कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ देखा था। नेक्स्ट हमने जब कंपोनेंट्स पढ़ा तो हम देखे कि देयर आर मेन 3 कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, राइट। फर्स्ट वन इज़ लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के साथ स्टार्ट करते हुए हमने क्या देखा, जो रिफॉर्म्स लिबरलाइजेशन के अंडर थे, राइट। हमने फर्स्ट रिफॉर्म पढ़ा इंडस्ट्रियल रिफॉर्म अंडर लिबरलाइजेशन। Second reform was the financial reform. Now continuing with the third reform, that is fiscal reform of liberalization. Liberalization में जो following 4 reforms थे उसका third reform है fiscal reform. It relate to the revenue and expenditure of the government. मीन्स बेसिकली जो फिजिकल रिफॉर्म है वो क्या करता है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर के बीच में एक रिलेशन करता है, उसे मेंटेन करता है, राइट। It seeks to achieve sustainability in the economy by managing revenue and expenditure of the government. Tax reform are the principal component of fiscal reform. जो टैक्स रिफॉर्म है मीन्स बेसिकली हमको फिजिकल रिफॉर्म में क्या देखना है, इट इज़ रिलेटेड विद द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, जो कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को कहाँ से मिलता है, इट इज़ अर्न बाय द टैक्स रिफॉर्म, राइट। टैक्स रिफॉर्म से ही टैक्स रिफॉर्म मेन कंपोनेंट है गवर्नमेंट के लिए टू गेट इट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। बेसिकली जो टैक्स रिफॉर्म है वो इंक्लूड करता है टैक्सेस। टैक्सेस मीन्स इट मे बी ऑफ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जो टैक्स रिफॉर्म से अर्न होता है वो क्या होगा, डायरेक्ट टैक्स के थ्रू होगा या फिर इनडायरेक्ट टैक्स। नेम सजेस्ट कर रहा है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मीन्स क्या होगा, ऐसा टैक्स जो हमको डायरेक्टली पे करना पड़ेगा। बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स मीन्स बेसिकली डायरेक्ट टैक्स में क्या होगा, हमको खुद ही वो टैक्स पे करना है, हम अपना बर्डन किसी और को शिफ्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स होता है। इनकम टैक्स मीन्स द इनकम विच वी अर्न फ्रॉम आवर सैलरीज और हाउस प्रॉपर्टी और अदर गेन और अदर सोर्सेस ऑफ इनकम। ये सब से जो इनकम जनरेट होता है, जो डायरेक्टली हम अर्न करते हैं, उसे हमें खुद ही पे करना पड़ता है, उसका बर्डन हम किसी और को शिफ्ट नहीं कर सकते। दैट्स कम अंडर डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होगा, वो बर्डन हम क्या करते हैं, दूसरों में शिफ्ट करते हैं। लाइक हम ये मार्कर की बात करें, ठीक है, ये मार्कर की बात करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। अगर इसका कॉस्ट 20 रुपीज़ है मीन्स इसमें क्या होगा कि ये 20 रुपीज़ है, इसमें इसका टैक्स इंक्लूड होगा। हम ऐसा तो नहीं कि ये मार्कर खरीदेंगे और इसका जितना भी टैक्स बनता है उसको गवर्नमेंट को पे करने जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। बट इनडायरेक्टली हम गवर्नमेंट को इसका टैक्स पे करते हैं, हमारे बिहाफ में जो इसका प्रोड्यूसर है हमारे बिहाफ में टैक्स पेड करेगा। मीन्स हमने अपना बर्डन शिफ्ट कर दिया टू सम अदर पर्सन, राइट। तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, बर्डन शिफ्टेड टू अदर पर्सन लाइक जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी। जीएसटी बहुत वेल नोन है, अभी का कॉन्सेप्ट है, इसके लिए हम एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे आपका कि जीएसटी में उस पर पूरा जीएसटी से रिलेटेड टर्म्स बताएंगे तो उसमें क्लियर करेंगे। बेसिकली जीएसटी क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स जिसमें हम खुद पे नहीं करते, हम अपना बर्डन शिफ्ट कर देते हैं टू अदर पार्टीज, राइट। तो ये क्या हुआ आपका फिजिकल रिफॉर्म। नेक्स्ट फोर्थ है आपका एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। रिफॉर्म का जो फोर्थ सेक्टर है हमने पढ़ लिया इंडस्ट्रियल रिफॉर्म के बारे में, नेक्स्ट फाइनेंशियल रिफॉर्म के बारे में, थर्ड था हमारा फिजिकल रिफॉर्म। लास्ट जो है एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म, बेसिकली इट इंक्लूड्स द टू। फर्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म और सेकेंड है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म मीन्स क्या होता है कि हम फॉरेन में जो एक्सचेंज करते हैं उस पर एक रिफॉर्म लाया गया विद क्यों ये रिफॉर्म लाया गया, क्योंकि 1991 में हमने ये देखा कि देयर इज डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपीज अगेन फॉरेन करेंसी। मीन्स जो हमारी इंडियन रुपी की जो वैल्यू है वो कम होने लगी जो फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में। फॉरेन करेंसी मीन्स जैसे कि हम डॉलर बोल सकते हैं, पाउंड बोल सकते हैं, उसके कंपैरिजन में जो हमारा रुपी
रुपी का वैल्यू है वो बहुत कम था। इसके कारण ये रिफॉर्म लाया गया कि फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, अगर हमारे वैल्यू कम है, हमारी गुड्स की वैल्यू कम है, तो फॉरेन लोग ऑफकोर्स हमारे गुड्स खरीदेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी करेंसी का जो डिफरेंस है वो दूर होगा, प्लस फॉरेन एक्सचेंज होने से जो डॉलर्स है वो हमारे यहाँ आएगा। इट विल क्रिएट मोर इकोनॉमी इन आवर कंट्री। लाइक जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर बोले कि $1 विल बी इक्वल्स टू 70 रुपीज़, 70 रुपीज़ पहले था, आफ्टर इट $1 इक्वल्स टू अगर ₹72 हो गया। अगर एक प्रोडक्ट का हम वैल्यू बता रहे हैं, पहले कितना था 70 और वो इंक्रीज होके 72 हो गया, मीन्स डॉलर की वैल्यू तो उतनी है बट रुपीज़ का क्या हो गया, वैल्यू कम हो गया, डिवैल्यूएट हो गया। बट जब हम गुड्स खरीदेंगे इन फॉरेन करेंसी तो अब क्या करेंगे, हम 72 की वैल्यू खरीदेंगे $1 में, मीन्स हमें क्या होगा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट मिलेगा, राइट। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी अपलिफ्ट होगा। नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म। फॉरेन ट्रेड, हमने पिछले चैप्टर में देखा कि फॉरेन ट्रेड का क्या कंडीशन था। जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जो सारी इंडस्ट्री थी वो क्या कर रही थी, एकदम उसको सेफ गार्ड करके चल रही थी इंडस्ट्री को, कि उसको कोई कंपटीशन फेस नहीं करना है, डोमेस्टिक कंट्री को सेफ करके रख रही थी। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे, ट्रेड बैरियर्स थे, लाइसेंसिंग था, ये सारी चीज़ को दूर किया गया इस रिफॉर्म के अंडर। This underwent a substantial change in the wake of liberalization. Through liberalization ये सारी पॉलिसीज में चेंज किया गया। मार्केट कंपटीशन रिप्लेस द पॉलिसी ऑफ कोटा एंड टैरिफ। जो कोटा सेट थे, लिमिटेड थे, प्लस जो रेस्ट्रिक्शन थे, प्लस टैक्सेस वगैरह जो इंक्रीज थे, इस सब को दूर करते हुए मार्केट कंपटीशन लाया गया कि मार्केट कंपटीशन को फेस करिए इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग सम कोटाज और टैरिफ। नेक्स्ट है instead of protection of domestic industry, policies of survival of fittest means policy of fittest means क्या होगा, हम क्या कर रहे थे, हमारी डोमेस्टिक कंट्री को फॉरेन जो इंडस्ट्रीज है उससे सेव करके रख रहे थे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। इसके कारण क्या हो रहा था, हमारा डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज था वो पिछड़ते जा रहा था, बैकवर्डनेस होते जा रहा था, राइट। तो अब क्या कहा गया कि ये रिफॉर्म के अंदर बोला गया कि हम अपनी डोमेस्टिक कंट्री को एक स्टैंड देंगे, इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग देम हम क्या करेंगे, उनको एक सर्वाइवल स्किल देंगे जिससे वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मैन, मीन्स जो इंडस्ट्री फिट है वही आगे जाएगी और जो फिट नहीं है उसको हम अपना बर्डन इंक्रीज करने के लिए बस चालू नहीं रखेंगे। इस टाइप का पॉलिसी क्रिएट किया गया। इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, पॉलिसी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को लॉन्च किया गया, राइट। तो ये हमारा था फिस्कल रिफॉर्म एंड लास्ट जो रिफॉर्म था एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म। गो थ्रू दिस। अभी हमने देखा कि जो फर्स्ट एलिमेंट था ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसके अंडर हमने देखा लिबरलाइजेशन। जो सेकंड एलिमेंट है LPG, जो पी स्टैंड फॉर प्राइवेटाइजेशन, दैट इज आवर सेकंड टॉपिक, प्राइवेटाइजेशन। नाम से ही सजेस्ट हो रहा है प्राइवेट जो सेक्टर्स है उसका इन्वॉल्वमेंट होगा यहाँ पर, प्राइवेटाइजेशन। हमने क्या देखा है कि 1990s तक जो भी इंडस्ट्रीज थी उसमें पब्लिक सेक्टर का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा था, गवर्नमेंट सेक्टर अंडरटेकिंग इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हो गई थी। प्राइवेट के नाम में कुछ कुछ इंडस्ट्रीज थी, वो भी ऐसे एरिया में रहता था कि जो बैकवर्ड रहता था और बहुत सारी लाइसेंसिंग रेस्ट्रिक्शन फॉलो करके ही जाना पड़ता था। बट जब 1991 का रिफॉर्म आया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, उसके अंडर प्राइवेटाइजेशन आया, तो इसमें क्या किया गया, जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है उसको प्राइवेट सेक्टर को दिया गया, क्योंकि कंटिन्यूएशन लॉस बियर कर रहा था गवर्नमेंट सेक्टर। तो उसको अपलिफ्ट करने के लिए, उससे बाहर आने के लिए, इकोनॉमी को थोड़ा सर्वाइव करवाने के लिए एक प्राइवेटाइजेशन किया गया। तो जो गवर्नमेंट इंडस्ट्री है उसको कन्वर्ट किया गया इनटू प्राइवेट इंडस्ट्रीज, ताकि एक अपलिफ्टमेंट आए, इकोनॉमिक में एक स्टेबिलिटी आए, राइट। देखते हैं प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग। प्राइवेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप एंड ऑपरेशन ऑफ द स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। मीन्स यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली जो ओनरशिप रहेगा एंड ऑपरेशन का वो किसको दिया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर को ऑफ द स्टेट। इट में हैपन इन द टू वेज। देखिए इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि जो ओनरशिप
प्लस मैनेजमेंट प्लस रन प्लस कंट्रोल, ये सारा जो चीज़ है वो किसको दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को। 1990 से पहले जो भी इंडस्ट्रीज थी उसको गवर्नमेंट अंडरटेकिंग थी, प्लस प्राइवेट अंडरटेकिंग की कुछ इंडस्ट्रीज थी, उसमें भी इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन थे कि बहुत मुश्किल था सेटअप करना। प्लस एक मिक्स्ड इंडस्ट्री भी बोला गया था, बट वो नाम मात्र था, उसका जो भी कंट्रोल था, मैनेजमेंट था, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में था, राइट। तो ये प्राइवेटाइजेशन से क्या हुआ कि पूरा ओनरशिप, पूरा कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर को दिया जाए, ये रिफॉर्म किया गया। इट मे हैपन इन टू वेज, जो ये प्राइवेटाइजेशन है वो टू वेज में ही हो सकते थे। फर्स्ट जो है outright sale of the government enterprise to the private entrepreneur, means सेल करना है हमको, गवर्नमेंट एंटरप्राइज है उसको हमको सेल करना है टू प्राइवेट एंटरप्राइज। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, जो गवर्नमेंट एंटरप्राइज ऑलरेडी है, क्योंकि वो लॉसेस बियर कर रही थी, यहाँ पर सोशल जस्टिस को ध्यान में दिया जाता था, तो वो सारी चीज़ को अब हमको क्या करना है, सेल कर देना है इन हैंड ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स, राइट। विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम द मिक्स्ड एंटरप्राइज, जो अभी बात हुआ था कि जो गवर्नमेंट है वो 3 सेक्टर्स में तो ऑफकोर्स इंडस्ट्री को डिवाइड करी थी कि पब्लिक, प्राइवेट प्लस मिक्स्ड, बट ओवरऑल अगर हम ऑपरेशन देखें तो वो रन एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट ही हो रहा था। तो गवर्नमेंट को अब क्या करना था कि अपना ओनरशिप एंड मैनेजमेंट का जो डिसीजन है वो डायरेक्टली हमको क्या देना था, ये प्राइवेट सेक्टर को दे, ये वाला जो ओनरशिप है उसे छोड़ेंगे तब प्राइवेटाइजेशन होगा और उससे प्राइवेट इंडस्ट्री क्या कर पाएगी, एक इकोनॉमी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर पाएगी। नेक्स्ट है नीड्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। अब हमको ये देखना है कि क्यों प्राइवेटाइजेशन ज़रूरी था, क्या क्या उसके नीड्स थे, क्यों हमको प्राइवेटाइजेशन करना पड़ा इन 1991। एफिशिएंसी परफॉर्मेंस क्यों, क्योंकि देखिए प्राइवेट जो इंडस्ट्री है वो क्या रहता है, उनका मेन एम क्या रहता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कब करेंगे, जब हम एफिशिएंटली वर्क करेंगे, मीन्स यहाँ पर हमारा परफॉर्मेंस बेस्ट रहना चाहिए, तभी हमारा क्या रहेगा, आउटपुट अच्छा रहेगा, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, सारा चीज़ बेस्ड होता है। अगर पब्लिक सेक्टर है उसका क्या काम रहता है कि उनको बेसिकली, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस रहता है, गवर्नमेंट के थ्रू रन एंड मैनेज किया जाता है, तो उस पर उतना कंपटीशन नहीं रहता। बट जब प्राइवेटाइजेशन होता है तो हमें अपना परफॉर्मेंस अप टू लेवल करना पड़ता है, एफिशिएंट करना पड़ता है, तो इट विल राइज अवर एफिशिएंसी। नेक्स्ट है एनहेंसिंग कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। हमने क्या देखा कि जो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म से पहले जो चीज़ हो रही थी उसमें क्या हो रहा था, हमारी जो गवर्नमेंट है मीन्स पब्लिक अंडरटेकिंग है वो क्या कर रहे थे, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सेव करके रख रहे थे। उस सिचुएशन में क्या था कि हम कंपटीशन फेस ही नहीं करते थे। जब हम कंपटीशन फेस ही नहीं करेंगे तो हम उस लेवल तक कहाँ पहुँचेंगे, राइट। तो इस सिचुएशन में क्या था कि जैसे ही प्राइवेटाइजेशन आया हमारी जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है वो बहुत एनहेंस होने लगी। नेक्स्ट है रिप्लेस पब्लिक ओनरशिप। अगेन फिर से हमने जब इंडस्ट्री ट्रेड पढ़ा तो उस पर देखा कि जब हम पब्लिक ओनरशिप की बात करें तो हर जगह पब्लिक दिखाया जा रहा था। हालांकि 3 फॉर्म्स थे इंडस्ट्री के, बट हर जगह पब्लिक इंटरफेरेंस ज़्यादा था, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ज़्यादा था, तो उसे हमें रिप्लेस करना था। नेक्स्ट है लीकेज, इनएफिशिएंसी एंड करप्शन रैम्पेंट इन PSU, दैट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। क्योंकि लीकेज हो रहा था, बहुत सारे सोर्सेस आउट होते जा रहे थे, इनएफिशिएंसी था और करप्शन का बहुत ज़्यादा कारण था, क्योंकि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में हर जगह पब्लिक का अंडरटेकिंग हो रहा था। इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट अ करप्शन इन द इकोनॉमी, राइट। नेक्स्ट है माउंटेनिंग लॉसेस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बिकम अनसस्टेनेबल ड्यू टू डेड वेट, दैट इज सोशल इंटरेस्ट। यहाँ पर क्या हो रहा था, हमने लास्ट में क्लास पढ़ा भी था कि इंडस्ट्री जो चली आ रही थी, क्योंकि वो प्राइवेट इंडस्ट्री थी, उसको मजबूरी हो गया था गवर्नमेंट को चलाना, क्योंकि उसके कारण बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते, बहुत सारा सोशल इनजस्टिस हो जाता। सोशल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये इंडस्ट्री को बहुत समय तक, लंबे समय तक बर्डन में चलाया गया। माउंटेनिंग लॉस एक के बाद एक लॉसेस बढ़ते गए, फिर भी ये इंडस्ट्री चालू थे। तो अगर हमको वो इंडस्ट्री को अगर उसको अपलिफ्ट करना है तो प्राइवेटाइजेशन ही एक ऐसा मेथड था जिससे हम जो लॉसेस में माउंटेन इंडस्ट्रीज है उसको बाहर निकाल सकें। ओके स्टूडेंट, गो थ्रू दिस।
Now next topic is continuing with the privatization. Obvious gain means अब प्राइवेटाइजेशन आ गया इकोनॉमी में, उससे क्या क्या गेन हुए और थोड़े लॉसेस. देखिए हर चीज़ का या तो गेन होगा और लॉसेस उसका हिडन रहेगा, राइट. तो प्राइवेटाइजेशन के इतने सारे गेन्स हैं तो फ्यू लॉसेस भी रहेंगे. तो ऑब्वियस गेन में देखते हैं कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट. सबसे पहले क्या हुआ, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में हमने अब सेफगार्ड नहीं करके रखा है अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, प्राइवेट हैंड में दे दिया है. तो देयर इज अ परफेक्ट कंपटीशन इन द एनवायरनमेंट. कंपटीशन के कारण क्या होगा, हर जो इंडस्ट्री है एक दूसरे से compete करेगी, अपना प्रोडक्ट बेटर करना चाहेगी. इसके कारण एक कॉम्पिटिटिव, एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ. नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन. नेक्स्ट क्या हुआ कि अब हम सिर्फ लिमिटेड नहीं है कि हमारा प्रोडक्शन हम सिर्फ 1 यूनिट का करें, हम उसके फर्दर क्लासिफिकेशन करने भी लगे. हमारा डाइवर्सिफाइड हुआ हमारे प्रोडक्शन यूनिट में. नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज. अब क्या हुआ कि इंडस्ट्रीज को क्योंकि प्राइवेट हैंड में दिया गया, तो प्राइवेट हैंड में है अगर कोई भी ओनरशिप, तो उनका मेन मोटिव रहेगा कि ऑफकोर्स प्रॉफिट अर्न करना, बहुत सारा बेनिफिट क्रिएट करना. ये सारे प्रोसेस में क्या होता है कि इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली बहुत एक्सपेंड होती है, न्यू टेक्नोलॉजीज यूज़ होती है, मशीन्स यूज़ होते हैं, इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं ताकि हम अपनी इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड कर पाएँ. नेक्स्ट है बेंचमार्क ऑफ ग्रोथ. ऑफ कोर्स प्राइवेटाइजेशन के आने से इट विल क्रिएट अ बेंचमार्क ऑफ ग्रोथ कि यहाँ से ग्रोथ स्टार्ट हो रहा है और वो बहुत पीक पॉइंट तक जाता है, ठीक है. तो प्राइवेटाइजेशन के लिए ऑटोमेटिकली वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देखता है. नेक्स्ट है कंज्यूमर सोविनिटी, वाइडर चॉइस एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. इससे क्या हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन के कारण अब हम सिर्फ लिमिटेड नहीं है कि हमको बस इंडस्ट्रियल वर्क करना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ही क्रिएट करना है. अब हम क्या किए, हमारे पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा आ गई क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट इंडस्ट्री सेटअप हो गए, उनको खुद को ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, टैरिफ ड्यूटीज वगैरह पेड नहीं करना है, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज आने लग गई. तो इसके कारण क्या हुआ, कंज्यूमर के पास बहुत सारी चॉइसेस आ गए फॉर अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. नेक्स्ट है सेल्फ इंटरेस्ट. ऑफ कोर्स जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है उनका मेन एम क्या रहता है, प्रॉफिट अर्न करने का. मीन्स एक सेल्फ इंटरेस्ट रहता है प्राइवेट इंडस्ट्रीज का. इसके कारण वो क्या करते हैं, 100% कमिटमेंट करते हैं कि हम एकदम बहुत इफिशिएंटली काम करेंगे, इफेक्टिव काम करेंगे और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देंगे. तो 100% कमिटमेंट रहता है प्राइवेटाइजेशन के आने से. 100% कमिटमेंट में है तो इट विल लीड्स टू एफिशिएंसी इन वर्क. ऑटोमेटिकली हम कमिट कर दिए, मीन्स हमको काम भी तो उस लेवल का करना पड़ेगा. अगर काम अच्छे से हो रहा है, कमिटमेंट हो रहा है, हमारा सेल्फ का इंटरेस्ट है, हमको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, इट विल ऑटोमेटिकली लीड्स टू हायर प्रोडक्टिविटी, राइट. प्रोडक्टिविटी अपने आप इंक्रीज हो गई. मीन्स प्राइवेटाइजेशन ओवरऑल क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है इंडस्ट्री को फॉर देयर अपलिफ्टमेंट बेस्ड ऑन सेल्फ इंटरेस्ट. नाउ अगर एक चीज़ उसका गेन्स देख रहे हैं हम, प्राइवेटाइजेशन के इतने सारे गेन्स है, तो ऑफकोर्स उसका सेकेंड साइड भी होगा. तो देयर आर फ्यू इम्पेरेटिव लॉसेस. फर्स्ट है क्योंकि ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, प्राइवेट इंडस्ट्री सेटअप हुआ तो हमने क्या किया, प्राइवेटाइजेशन हुआ. ऑफकोर्स 17 से हमने 8 कर दिया, 8 से सिर्फ 2 इंडस्ट्री ही पब्लिक है, बाकी सब प्राइवेट है. प्राइवेट का मेन काम है कि वो क्या करे, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने में ध्यान रहता है, कैसे भी करके वो प्रॉफिट अर्न करते हैं. तो इट इग्नोर सोशल इंटरेस्ट, सोसाइटी जो इंटरेस्ट रहता है इसको इग्नोर किया जाता है अंडर प्राइवेटाइजेशन. और सेकेंड है वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सफर डिप्रेटिव. मीन्स इसमें क्या हो रहा है कि देखिए प्राइवेटाइजेशन बेसिकली क्या हो रहा है, प्राइवेट अंडरटेकिंग में है, इसके कारण बेसिकली क्या होगा कि कंपटीशन आएगा. कंपटीशन आएगा मीन्स एक डिमांड फोर्स रहेगा हमेशा मार्केट में. डिमांड एंड सप्लाई फोर्स के कारण हमारा जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड कम या ज़्यादा होगा, राइट. तो उसके कारण क्या होगा कि अचानक से अगर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई, ठीक है, हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, हमने अपना प्राइस बढ़ा दिया, इससे जो मेन सफ़र करेगा दैट इज़ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है क्योंकि एक प्राइस स्टेबिलिटी नहीं रहती. यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, कभी अचानक से बढ़ जाता है प्राइस, कभी कम हो जाता है. ऐसे सब सिचुएशन में जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है. Okay student, thus here we completed the concept of privatization.
फर्दर वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन आवर नेक्स्ट क्लास। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू।